वहाँ के लोग अपना सारा काम गांव में ही करा करते थे। गांव में लालचंद नामक का एक इंसान रहा करता था। लालचंद चिकन बेचने का काम करता था। हाँ जी, कितना चिकन दे दूं? अच्छा 2 किलो, रुकिए अभी देता हूँ। वो अपनी दुकान पर सस्ते दामों में चिकन बेचा करता था, लेकिन वो ये काम इस वजह से कर पाता था क्योंकि उसका एक भाई था, तोलाराम, जो रोज शहर जाने वाली बस पर चढ़कर काम करने गांव से शहर जाया करता था। उसके आने जाने का खर्च उसके शहर में रहने वाले मालिक दिया करते थे, जिस वजह से तोलाराम को आने जाने की कोई समस्या नहीं होती थी। और इसी वजह से लालचंद भी अपने दुकान के लिए चिकन सस्ते दाम में शहर से मंगवा लिया करता था। भाई जल्दी शहर जा और मेरा काम मत भूलना। लालचंद की दुकान अच्छी खासी चलती थी, मगर उसी गांव में एक किशोर नाम का व्यक्ति रहता था। वो भी चिकन बेचने का ही काम किया करता था। किशोर के पास अपना फार्म था, जिसमें वो चिकन को रखता था और चिकन के साथ साथ अंडे भी बेचा करता था। तोलाराम, तुम ऐसा करो, अगले हफ्ते होली है, शहर में भी काफी चिकन की मांग होगी। ऐसा करो कि तुम कल ही हमारे ऑर्डर के लिए बात कर लेना। इस बार की होली में ज्यादा से ज्यादा कमाई करनी है। हाँ भाई, मैं भी यही सोच रहा था। और तो और होली की छुट्टी भी हो जाएगी, फिर हमें खुद ही खर्च करके शहर जाना पड़ेगा, इसीलिए मुझे पहले ही बात करके रखना होगा। तोलाराम अगले दिन ही चिकन का ऑर्डर दे देता है, मगर तोलाराम की अचानक तबीयत बहुत खराब हो जाती है। लालचंद को लगा तोलाराम कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, इसलिए उसने चिकन के ऑर्डर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा था। मगर होली के एक दिन पहले ही तोलाराम की इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है कि वो बोलने के काबिल भी नहीं रहता है। तोलाराम से तो बोला तक नहीं जा रहा। वो इस हालत में शहर जाकर मेरा ऑर्डर कैसे ले आ पाएगा? मैं अकेले भी नहीं जा सकता। शहर में कितने चिकन की दुकान होंगे, आखिर मुझे कैसे पता चलेगा तोलाराम ने किसमें ऑर्डर दिया है? ये तो बहुत बड़ी समस्या आ गई। अब इस बार मेरी कमाई कैसे होगी? इधर किशोर अपनी बिक्री के बारे में सोचता रहता है। ये लालचंद हर बार सस्ते दाम में शहर से चिकन खरीद कर बेचता है, जिस वजह से मेरी कमाई आधी से भी ज्यादा कम हो जाती है। मेरे गांव वाले उसी से ही चिकन खरीदते हैं। मेरी खुद की फार्म होने के बावजूद लालचंद की कमाई मुझसे ज्यादा होती है। इधर लालचंद सोच में लगा हुआ था, आखिर जो एडवांस पैसे उस शहर के चिकन वाले को दिया है उसे कैसे चुकाया जाएगा। तभी लालचंद के दिमाग में किशोर का ख्याल आता है। क्यों ना मैं इस साल किशोर के फार्म से ही चिकन खरीद लूं? आखिर वो इस गांव का ही है, मुझे तो थोड़ी सस्ती दाम में चिकन बेच ही देगा। ऐसा सोचता हुआ लालचंद किशोर के पास जाता है। किशोर भाई, मुझे तेरी थोड़ी मदद चाहिए थी। ऐसा नहीं हो सकता कि तू मुझे थोड़े कम दाम में चिकन बेचे और बिक्री होने पर हम दोनों मुनाफा आपस में बांट लें? किशोर लालचंद की बातें सुनकर समझ गया कि इस साल लालचंद शहर से चिकन नहीं ला पाया है और अब उसके पास उसके यहाँ से चिकन खरीदने के अलावा और कोई चारा नहीं है। किशोर इस बात का फायदा उठाता है। क्यों नहीं भाई, आखिर हम दोनों एक ही गांव के हैं और हमारा काम भी एक ही है। मैं तो हमेशा से ही चाहता था कि तू मेरी फार्म से ही चिकन खरीद, पर तू खामखा शहर से चिकन लाया करता था। किशोर ने थोड़ा पैसा कम करके लालचंद को बताया। अरे ये तो अभी मेरे शहर वाले दाम से काफी ज्यादा है, मगर मैं कर भी क्या सकता हूँ? मेरे पास और कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं है, मुझे यही खरीदना होगा। लालचंद वही महंगी चिकन खरीदकर अपने दुकान पर बेचने लगता है, पर उससे उसका जितना मुनाफा हुआ उतने में वो बस शहर में एडवांस वाले पैसे जुटा पाया। क्यों भाई लालचंद, तूने तो मुझे मुनाफा का एक भी पैसा नहीं दिया। मैंने तुम्हें औरों से कम दाम में इसीलिए तो बेचा था। इससे अच्छा होता कि मैं खुद ही बेचता। वैसे भी इस साल सिर्फ मेरे पास ही चिकन थे। मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मेरी तो खुद की कमाई नहीं हो पा रही है। तोलाराम की तबीयत भी ठीक नहीं हो रही है जो वो शहर जा सके। कोई बात नहीं, तुम परेशान क्यों होते हो? जब तक तुम मेरे पैसे नहीं जुटा पा रहे हो, तुम मेरे ही दुकान से चिकन खरीदा करो।
लालचंद के पास किशोर की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, मगर किशोर इतनी महंगी चिकन बेचता था जिस वजह से लालचंद और कर्ज में जाए जा रहा था। उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिससे उसका कर्ज कम हो सके। अब तो इतनी ज्यादा कर्ज हो गई कि मैं चाहकर भी कहीं और से चिकन नहीं खरीद सकूंगा। उसी दिन तोलाराम से मिलने उसका शहर का दोस्त ज्ञान आया। वो अपने साथ चिकन मोमो लाया था। ले भाई तोलाराम, ये खा तेरी पसंदीदार चिकन मोमो और जल्द से जल्द ठीक हो जा। ये कौन सी चीज है ज्ञान? लालचंद जी, ये चिकन मोमो है। इसकी शहर में बहुत मांग है। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है और इसमें ज्यादा खर्च भी नहीं लगता। बस थोड़ा सा चिकन और मैदा और इसे भाप में पकाकर बनाओ और बेचो। इसकी बहुत कमाई होती है। ये तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। ये तो गांव में बनाने लगे तो इसकी बहुत मांग होगी और इसमें तो चिकन भी ज्यादा नहीं चाहिए। लालचंद अब किशोर से कुछ ही चिकन खरीदता था और अपनी दुकान पर जाकर चिकन मोमो बनाता था और लोगों को बेचता था। गांव के सभी लोगों के लिए चिकन मोमो बिल्कुल ही नई चीज थी। सारे गांव वाले रोज चिकन मोमो खरीदने लगे और खाने लगे। लालचंद की बिक्री काफी बढ़ गई। लोग रोज काफी ऑर्डर देते चिकन मोमो के लिए। अब लालचंद की वापस से तरक्की देखकर किशोर को जलन होने लगी। ये लालचंद मेरी बिक्री कम करने की कहीं ना कहीं से कोई ना कोई उपाय ले ही आता है। अब मुझे लगता है कोई और तरकीब लानी होगी। अब जब वापस लालचंद किशोर के पास चिकन लेने गया, उसे पता चला अब किशोर उसे चिकन देने से इनकार कर दिया। भाई मुझे माफ करना, वो आजकल शहर से बहुत ऑर्डर आ रही है और मेरी चिकन बिक जा रही है। लालचंद ये सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। वो दुखी होकर घर आता तो देखता है ज्ञान वहां आया था और जब से ज्ञान ने लालचंद को चिकन मोमो के बारे में बताया है, वो रोज ज्ञान और उसके परिवार के लिए चिकन मोमो दिया करता था। उस दिन लालचंद की उदासी भरे चेहरे को देखकर ज्ञान उसे कारण पूछता है। क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है ना? लालचंद ज्ञान को सारी बातें बताता है। एक काम कर, तू इधर आ, मैं तुझे कुछ बताता हूँ। ज्ञान लालचंद को एक मंत्र बताता है। जब भी तू चिकन मोमो बनाने जाएगा तब मैदा सानते वक्त ये मंत्र पढ़ देना। तुम्हारी चिकन मोमो तैयार हो जाएगी। तुम एक ईमानदार इंसान हो, इसीलिए ये मंत्र तुम्हारे साथ अच्छे से काम करेगी। ये मंत्र ज्ञान को एक बाबा ने बताई थी कि जो इंसान ईमानदारी से अपना काम करते हैं, उनके काम में ये मंत्र उनकी मन मर्जी की तरह काम करती है। लालचंद ने ऐसा ही किया। वह मन में सोचता चिकन मोमो का और मैदा तैयार करते वक्त मंत्र पढ़ता और उसके सामने जादुई चिकन मोमो आ जाती थी। ऐसे ही अब लालचंद रोज चिकन मोमो बनाता और बेचता। अब उस पे किसी का कोई कर्ज नहीं था। अब वो खुशी खुशी जादुई चिकन मोमो बनाता और गांव के सभी लोगों में बेचता था। दूर गांव संबलपुर में एक अनाथ लड़का रहता था। उसका नाम चिंटू था। असल में चिंटू के माता पिता बचपन में ही गांव में आए बाढ़ में बह गए थे। उस वक्त चिंटू को गांव के मछुआरों ने बचा लिया था। चिंटू के पिता अपने परिवार की आजीविका के लिए पानी पूरी चाट का ठेला लगाया करते थे। गांव में बाढ़ आने के बाद उनका ठेला तो पेड़ के ठीहा में अटक कर बच गया, पर चिंटू के माता पिता खुद को उस बाढ़ से बचा नहीं पाए थे। चिंटू तब 7 साल का था। उसकी धुंधली यादें कभी कभी चिंटू को रात में परेशान करती थी। सुनो गांव वालों, आने वाली शिवरात्रि को तालाब के पास मेला लगाया जाएगा। उस वक्त जन पंचायत में चिंटू के पड़ोसी छगन ने गांव वालों को इकट्ठा किया था। प्रधान साहब, मेला तो लग जाएगा, पर इस मेले में लोग कैसे आएंगे? हमारा गांव इतना छोटा है कि ठीक से साधन भी नहीं है यहाँ तक लोगों को लाने के लिए। चिंता ना करो छगन, हम आसपास के सभी गांव में ढिंडोरे पिटवा देंगे इस बात का कि संबलपुर में विशाल मेला लगने जा रहा है। पर प्रधान जी, इस ढिंडोरा पिटवाने और बाकी तैयारियों में जो खर्च आएगा उसको कौन भरेगा?
गांव के लोग देश में चल रहे मंदी से वैसे ही परेशान चल रहे हैं। सबका धंधा ठप जा रहा है। अरे खर्च की चिंता तुम मत करो, हम सरकारी मदद से लोगों में इस बात का प्रचार करवाएंगे, क्योंकि हमारे गांव से लोग जुड़ेंगे तभी इस छोटे से गांव का विकास होगा। सब गांव वालों ने प्रधान की बातों पर सहमति देते हुए मेला लगाना तय किया। संबलपुर गांव के खंडंचे पर चूने की लकीरें खींची जाने लगी। मंदिरों और भवनों का रंगारोहण और सफाई कार्य चालू हो गया। तालाब के पानी में लगे सारे शैवालों को साफ करके मछुआरों ने सुंदर बना दिया। गांव में लगने वाले मेले की तैयारी जोर शोर से चालू हो गई। एक दिन छगन ने अपनी पड़ोसी चिंटू को बुलाया। चिंटू की उम्र भी 18 साल पूरी हो चुकी थी। चिंटू, तुम बताओ, गांव के मेले में तुम क्या धंधा करोगे? मैं क्या धंधा करूंगा छगन काका, मुझे तो गांव में से ही हर घर से जीने के लिए 2 वक्त का खाना मिल जाता है। गांव वाले तुम्हें 2 वक्त का खाना इसीलिए दे रहे थे क्योंकि तुम बच्चे थे और काम धंधा करने लायक नहीं हुए थे। जब 18 साल पूरा होने पर सरकार भी तुम्हें काम धंधा करने की छूट देती है। अब तुम्हें अपने जीविका का साधन खुद निकालना होगा। आप ही बता दो छगन काका कि मैं क्या धंधा कर लूं। तुम्हारे पिता की आखिरी निशानी के रूप में तुम्हारे पास जो चाट का ठेला है उसको लगाओ गांव के मेले में। तुमने तो कितनी बार देखा था बचपन में अपने पिता को चाट बनाते हुए। छगन की बात चिंटू को समझ में आ गई और वो अपने पिता की विरासत उस चाट के ठेले को मेले में लगाने के लिए मन बना लिया। चिंटू ने अपने माता पिता को चाट बनाते हुए देखा जरूर था, पर उसने पहले कभी भी चाट नहीं बनाया था। रात हो चुकी थी। चिंटू अपने पिता को याद करते करते सो गया। उस रात सपने में खुद चिंटू से बात करने के लिए उसके पिताजी आए। कैसे हो चिंटू बेटा? आप कौन हैं? चिंटू बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूँ। गांव के मेले में तुम्हें चाट कैसे बनाना है ये समझाने के लिए आया हूँ। जी पिताजी, अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे आपकी ज़रूरत थी। कृपया बताइए कि मैं क्या करूं। मेरी बात सुनो चिंटू बेटा, गांव के 3.5 किलोमीटर दक्षिण के तरफ तुम्हें एक बरगद का पेड़ मिलेगा। उस पेड़ पर चढ़ जाना, जहां एक चिड़िया का खोह मिलेगा। उस खोह में मटर के कुछ दाने होंगे और 2 सोने के सिक्के तुम्हें मिलेंगे। उसके बाद फिर बताइए पिताजी। उस मटर के दानों में से 8 दाने गिनकर निकाल लेना और दोनों सिक्कों को बेचकर बाजार से चाट बनाने का बाकी सामान लेते आना। सिर्फ 8 मटर से कैसे चाट बनेगा पिताजी? सोने के सिक्के से बाकी सारा मटर और सामान आ जाएगा। अच्छा ठीक है पिताजी, उसके बाद क्या करना है? उन 8 मटर के दानों को चाट के लिए गए बाकी मटर के दानों की साथ मिलाकर तुम चाट बनाना। तुम्हारे साथ इस पूरे गांव का भला हो जाएगा। सुबह जब नींद खुली तो चिंटू अपने पिता के बताए रास्ते में जाकर उस बरामदे की खोह में देखा तो वो सारी चीजें मिल गई जो चिंटू को सपने में उसके पिता ने बताई थी। चिंटू ने वही किया जो उसके पिताजी ने सपने में बताया था। शिवरात्रि आ चुकी थी। गांव में मेला लगन भी चालू हो गया था। हर तरफ चिल्लम चोट मचा था। लोगों ने तरह तरह के धंधे लगाए थे मेले में। किसी ने खिलौने का धंधा लगाया था, तो किसी ने घरेलू सामान का, तो किसी ने रेडीमेड कपड़ों का धंधा लगाया था। चिंटू भी मेले में अपने पिताजी के चाट के ठेले को लेकर तैनात हो गया था। चाट कैसे दे रहे हो बाबू? 10 रुपए प्लेट काका। लगाओ 1 प्लेट चाट। अभी दे रहा हूँ काका, ये लीजिए। चिंटू के चाट की बोहनी हो चुकी थी। ये चिंटू की पहली कमाई थी जो उसने अपने ठेले पर रखे हुए अपने माता पिता की तस्वीर पर चढ़ा दिया। कुछ देर में एक और ग्राहक आता है। बाबू, तुम ही हो वो चाट वाला जो अभी थोड़ी देर पहले मेरे पिताजी को चाट खिलाया था? जी भैया, बताइए, कोई कमी रह गई क्या उस चाट में? अरे कमी नहीं बाबू, उस चाट में तुमने ऐसा क्या मिला कर दिया कि मेरे पिताजी ने आज घर पर पेट भरकर खाना खा लिया। पथरी की बीमारी की वजह से वो कुछ भी खा नहीं सकते थे। सब पिताजी का आशीर्वाद है भैया। मैं तो मामूली चाट वाला हूँ, आपके लिए भी 1 प्लेट बनाऊं क्या? वैसे तो कब्ज की बीमारी मुझे भी है, उस पर यह मसालेदार चाट मेरी तबीयत और खराब कर देगा। रहने दो बाबू। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है।
वो ग्राहक पहले तो चला गया, फिर थोड़ी देर बाद वापस लौट कर आया। मुझे भी खिलाओ बाबू एक प्लेट चाट। तुम्हारे चाट की खुशबू ने मुझे वापस आने पर मजबूर कर दिया। मेरा मन नहीं खाने का, पर अब अचानक से मन करने लग गया। हो जाता है ऐसा कभी कभी। ये लीजिए भैया, गर्मा गर्म चाट। थोड़ी देर बाद एक एक बहुत बड़ा झुंड चिंटू की दुकान पर आने लग गया। सबको चिंटू की चाट ही खानी थी। उस झुंड ने आकर 1 घंटे के अंदर ही चिंटू के चाट की सारी सामग्री खत्म कर डाली। दिन में 11 बजे से लोग मेले में चिंटू के चाट ठेले पर से 2 बजे ही पूरा सामान बिक गया। चिंटू अपनी खाली हो चुका ठेला लेकर वापस गांव की तरफ चल ही रहा था। तब तक उसने देखा कि पूरे मेले में उसे खोजते हुए लोग नजर आ रहे हैं। सब एक दूसरे से चिंटू की चाट तक पहुंचने का रास्ता पूछ रहे हैं। एक ग्राहक तो खुद चिंटू से ही उसके चाट ठेले का पता पूछने लग गया। वो एक लड़का आया था आज चाट बेचने। उसका ठेला कहाँ पर लगा है? वो चाट वाला लड़का मैं ही हूँ, पर चाट तो खत्म हो गई। थोड़ा सा ही दे दो हमें जादुई चाट भैया, मेरी भी बीमारी ठीक हो जाए। जादुई चाट? ये क्या बात कर रहे हैं आप काका? तुम्हें नहीं पता? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता। पूरे शहर में ये हल्ला हो गया है कि संबलपुर गांव में मेला लगा है, जहां पर चाट वाले की चाट खाकर लोगों की बीमारी ठीक हो रही है। क्या बीमारी ठीक हो रही है? अरे हाँ बाबू, शहर में हल्ला है कि कलेक्टर साहब के पिताजी की तबीयत ठीक हो गई। खुद भेष बदलकर मेला घूमने आए कलेक्टर साहब की बीमारी ठीक हो गई। हाँ, मुझे इतना तो पता है। उनके जाने के बाद से ही खूब ग्राहक आए और पूरा माल बिक गया कुछ ही देर में। अरे बबुआ, हमें थोड़ा सा ही बचावाला खिला दो। बहुत परेशान हूँ मैं अपनी गुर्दी की बीमारी से। चिंटू खरोच खरोच कर थोड़ी सी चाट उस आदमी को दे देता है, जिसे खाकर वो वापस चला जाता है। गांव का मेला खत्म होते ही ग्राम प्रधान चिंटू को खोजते हुए उसके पास आए। कहाँ हो चिंटू बेटा? हाँ कहिए प्रधान जी। तुम्हारे चाट की चर्चा तो शहर में मशहूर हो गई। लोगों की बीमारियां ठीक हो रही है तुम्हारी चाट की वजह से। मुझे भी मेले में एक ग्राहक ने बताया ये बात। तो हम तुम्हें ये कहने आए हैं कि कलेक्टर साहब का हमारे पास फोन आया था। उन्होंने संबलपुर गांव में मेले को जिला स्तर पर प्रचारित करने की बात कही है। साथ ही संबलपुर को विशेष ग्राम पंचायत का दर्जा दिलवाने के लिए मंत्री जी को पत्र लिखा है। सब तुम्हारी वजह से हुआ है बेटा। सब पिताजी का आशीर्वाद है प्रधान जी। उन्होंने कहा था कि मेरे साथ पूरे गांव का भला होगा। मैं समझा नहीं। चिंटू अपने सपने की बात सोचकर मुस्कुराते हुए प्रधान की बात को कुछ नहीं कहकर काट देता है। उस रात फिर से चिंटू के पिता ने उसके सपने में उसे दर्शन दिए। पिताजी, आपने जो कहा बिल्कुल वही हुआ। क्या वो मटर के दाने का कमाल था पिताजी? बेटा, वो मटर का दाना चिड़ियों का इकट्ठा किया हुआ आम मटर का दाना था, कोई जादुई दाना नहीं था। आज जो हुआ सब तुम्हारी ही मेहनत का फल है। वो कैसे? बरगद तक मैं तुम्हें सिर्फ सोने का सिक्का दिलवाने के लिए जाने को कहा था, जो बुरे वक्त के लिए मैंने इकट्ठे किए थे। फिर लोगों की बीमारी कैसे ठीक हो रही है? जिसके मन का विश्वास निष्ठापूर्ण और जिसकी नीयत साफ हो, उसके हाथ का पानी भी जादुई हो जाता है। और अपने मन में कभी भी छल और घमंड मत लाना, और ऐसे ही निष्ठा से अपना रोजगार चलाते रहना। हर रोज तुम्हारे हाथ की चाट एक जादुई चाट बनकर लोगों को ठीक किया करेगी। इतना कहकर चिंटू के पिताजी गायब हो गए और वापस फिर कभी सपने में नहीं आए। संबलपुर विशेष गांव बन गया और वहां के लोगों की आबादी बढ़ने लगी। संबलपुर एक रियासी गांव में माना जाने लगा है और चिंटू की चाट के नाम से संबलपुर देश भर में मशहूर है। तारकपुर नाम का एक गांव में विकास राम नामक का एक आदमी अपनी बेटी सुरेखा के साथ रहता था। विकास राम के पास बहुत पैसे थे, मगर एक बार गांव में भारी बाढ़ आने की वजह से उसकी सारी जमा पूंजी बाढ़ के पानी में बह गई थी। विकास राम बहुत कम पढ़ा लिखा था, मगर वो गांव में खेती बाड़ी करके अच्छे खासे पैसे कमा लिया करता था। उस बाढ़ के बाद से उसका खेत घर सब उजड़ चुका था।
और ये घटना को लगभग 2 साल हो चुके थे, मगर विकास राम की स्थिति अभी तक सुधर नहीं पाई थी। वो इसलिए क्योंकि गांव में बहुत अलग अलग प्रकार के काम शुरू हो गए थे जो कि विकास राम को समझ नहीं आती थी। उसे खेती बाड़ी ही आता था, मगर वो भी अच्छे से नहीं हो पा रहा था। अब मैं क्या करूं? मेरी बेटी सुरेखा बड़ी हो रही है, मुझे उसे अपनी तरह अनपढ़ गंवार नहीं बनाना है, मगर मैं करूं तो क्या करूं? मैंने जितने पैसे सुरेखा के भविष्य के लिए बचा कर रखा था वो सब तो बाढ़ में बह गया। विकास राम बहुत परेशान हो चुका था। सुरेखा को अपने पिताजी की बात बिल्कुल समझ नहीं आती थी। वो कभी भी स्कूल नहीं जाना चाहती थी। ना जाने पिताजी को ऐसा क्या है जो वो मुझे पढ़ाने के पीछे लगे हुए हैं। मैं भी गांव में खेतों पर काम करूंगी, फिर किसी बड़े घर में शादी करूंगी। विकास राम सुरेखा को हमेशा पढ़ाई लिखाई की अहमियत समझाता था। साथ ही वो पैसे कमाने के लिए अलग अलग उपाय लगाना भी शुरू कर दिया था। विकास राम लोगों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा लगाना शुरू कर दिया था। हालांकि विकास राम बड़े ही इज्जतदार घराने से आता था, उसकी ना पढ़ने की आदत की वजह से आज उसकी ये हालत हो गई थी। यही कारण था जिस वजह से वो किसी हाल में सुरेखा का भविष्य ऐसा नहीं बनाना चाहता था। गांव में इज्जतदार घराने से आने की वजह से विकास राम को बहुत हिम्मत जुटाकर ऐसे छोटे छोटे काम करने पड़ रहे थे। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी बेटी को कभी भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि उसके पिता कैसे कैसे काम कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। सुरेखा का आधा बचपन बड़ी लाड़ प्यार से बिता था। उसके दादाजी उसकी सारी इच्छाएं पूरी करते थे और पूरे गांव में कंधे पर बिठाकर घुमाया करते थे। सभी लोग दादाजी को आकर प्रणाम नमस्ते किया करते थे। सुरेखा के दिमाग में आज तक वही छवि बसी हुई थी। उसे अभी तक यही लगता था कि उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। पैसे, इज्जत, सब कुछ उसके पास है और विकास राम अपनी बेटी के सपने को कभी तोड़ना नहीं चाहता था। काश जब पिताजी मुझे पढ़ाने और अपनी जिम्मेदारी को समझने के लिए कहते थे मैं समझ जाता और पिताजी की संपत्ति को संभाल कर रखता, फिर उन्हें और भी ज्यादा बढ़ाता। मगर मैंने बहुत गलत किया। सुरेखा की माँ के जाने के बाद मैंने कभी ये सब सोचा ही नहीं। इन सब बातों को सोचता हुआ विकास राम घर वापस आ जाता है। पिताजी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, अपने दोस्तों के साथ मेले देखने जाना है। नहीं बेटा, पैसे ऐसी जगह बर्बाद मत करो, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देनी चाहिए। ये सब सुनकर सुरेखा बहुत गुस्सा हो जाती है और चली जाती है। सुरेखा अपने दोस्तों के घर के बाहर खड़ी हो गई। उसने देखा कि उसके दोस्त ने अपने पिताजी से किताबें और पढ़ाई के लिए पैसे मांगे। अरे, मैंने ये सोचा ही नहीं, मैं भी पिताजी से पढ़ाई के लिए पैसे मांगती हूँ। सुरेखा घर आती है और अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, मुझे समझ आ गया है पढ़ाई हमारे लिए कितनी जरूरी है। एक सर ने मुझे ये बात समझाई है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मुझे कुछ समझ नहीं आता है तो मैं स्कूल के बाद उनके पास जाकर पढ़ाई करूं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ पिताजी, अब से मैं वहाँ जाकर ही पढ़ाई करूंगी। चलो अच्छा है, भले ही देरी से मगर तुम्हें पढ़ाई का महत्व समझ तो आया। बताओ, महीने के कितने पैसे लगेंगे? ज्यादा नहीं पिताजी, बस 500 रुपए हर महीने के और बाकी किताबें और कॉपी के लगेंगे। अभी ये 500 ले जाओ, बाकी का मैं बाद में दे दूंगा। सुरेखा बहुत खुश हो जाती है, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाती है और इधर विकास राम सोच में लग जाता है कि अब उसे और भी ज्यादा पैसा कमाना होगा। सुरेखा पढ़ाई के नाम पर झूठ बोले जा रही थी, मगर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब तो खर्च भी बढ़ गए हैं, मुझे कुछ बड़ा काम करना ही होगा। विकास राम एक चाय की दुकान से 2 लोगों को बात करते सुनता है कि वो किसी काम करने वाले को खोज रहे हैं। ये सुनते ही विकास राम उनके पास जाता है। भाई, कौन सा काम और इसे करने के कितने पैसे मिलेंगे? भाई, पैसे तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन बात यहाँ पैसे की नहीं है। ये काम बहुत खतरनाक है, किस्मत खराब है तो जान भी जा सकती है। विकास राम उस काम के बारे में पता करता है। वो एक फैक्ट्री में बिजली के तार बनाने का काम था और क्योंकि अभी उस फैक्ट्री के पास पैसे नहीं थे अपने औजार ठीक करवाने का, तो इसमें अभी काफी खतरा था। मगर सुरेखा के बढ़ते खर्च को देखते हुए विकास राम ने उस काम के लिए हाँ कर दिया। आए दिन विकास राम को कोई ना कोई जख्म ही हो जाता था।
मगर वो उनके बारे में जिक्र नहीं करता था। एक दिन विकास राम सुरेखा को स्कूल के बाहर देख लेता है और उसे घर ले जाता है। तुम स्कूल में क्यों नहीं थी? मैं क्या करूं? मेरा मन नहीं लगता है पढ़ने में, और आप मुझे पैसे भी नहीं देते हो, तो मैं क्या करूं? तुम्हें अंदाजा भी है तुम कितनी बड़ी गलती कर रही हो? वादा करो तुम बड़ी होकर बहुत बड़ी विद्वान बनोगी। सुरेखा को अपने पिताजी की बातें समझ नहीं आती। वो वापस जी 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 कहती है और चली जाती है। सुरेखा एक दिन घर वापस आती है तो देखती है विकास राम की बहुत बुरी हालत रहती है। उसे बहुत जोर से बिजली का झटका लगा था, मगर फिर भी अगली ही सुबह विकास राम काम करने के लिए निकल रहा था। पिताजी, आज आप आराम कीजिए, आपकी हालत खराब है। नहीं बेटा, आज तो मुझे तनख्वाह मिलने वाली है, तभी तो तेरे पढ़ाई के लिए किताब और पैसे दे पाऊंगा। विकास राम चला जाता है। सुरेखा खेलने कूदने में लग जाती है, मगर जब शाम को वो घर वापस आती है तो अपने घर के बाहर गांव के सभी लोगों की भीड़ देखकर डर जाती है और आगे जाती है तो देखती है उसके पिता का शव वहां रखा हुआ है। सुरेखा वहीं गिर जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। पिताजी, ये सब कैसे हो गया? अब मेरा क्या होगा? मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? तभी वहां खड़े एक आदमी ने सुरेखा को बताया कि कितने खतरों से भरा काम करके उसके पिताजी पैसे कमा रहे थे। उन्हें पता था कि उनकी जान भी जा सकती है, मगर सिर्फ उसकी पढ़ाई में कोई समस्या न आए इसलिए वो काम करता रहा। सुरेखा अपने आप से नजर नहीं मिला पा रही थी। उसे गांव वालों ने बताया कि उसके दादाजी के जाने के बाद विकास राम उसे पढ़ाने के लिए कितने जतन करके पैसे कमाता था। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कितनी बड़ी मूर्ख थी। मैं कभी समझ ही नहीं पाई कि आप मेरे लिए कितना कष्ट कर रहे हैं। लेकिन अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपकी यह आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। सुरेखा दोस्तों के साथ खेलना बंद कर देती है और पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने लगती है। 12वीं तक तो वो अपने पिताजी की जमा पूंजी से पढ़ाई कर लेती है, मगर उसके बाद शहर जाकर काम के साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखती है और फिर एक दिन वो बहुत बड़ी प्रोफेसर बन जाती है। पिताजी, आज आप यहाँ होते तो आप मुझ पर बहुत गर्व करते। मैंने आपके सपने को पूरा किया और मेरी